स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, बताओ जरा जल्दी खुद गेस करके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड देन वी हैव विच एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री के साथ में कौन से एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, करेक्ट। सो वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? व्हाट इज प्रॉपर्टी, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स? कौन से एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं? हाँ, सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, स्पेसिफिकली टू एंगल्स जिनका सम 180 हो। यस, जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तो दे आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। 90 वाले कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होते हैं, ये सप्लीमेंट टू ईच अदर होते हैं। और जब 180 के बनाते हैं तो क्या ये जरूरी है कि दोनों एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे? चलो उस पे बाद में आएंगे। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। जैसे कि ये फिगर है, इसमें दो एंगल्स हैं बीओसी एंड एओसी, जिनका सम क्या है? 180 है। बट जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन पर भी बने हो, वो कैसे भी हो सकते हैं। ये मैंने जस्ट ऐसे ही बनाई है फिगर, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन कहीं हो। सो यहाँ पर वी हैव टू एंगल्स, एक है एंगल बीओसी और एक है एंगल एओसी। एक 60 डिग्री का है, जो एओसी एंगल है वो 60 डिग्री का है, और दूसरा एंगल है 120 डिग्री का। अगर दोनों का सम 180 है तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, या सप्लीमेंट टू ईच अदर भी बोल सकते हैं। सभी को पता है ये कौन सी क्लास में पढ़ा था आपने? फिफ्थ, सिक्स्थ, फोर्थ, थर्ड, सेवंथ? ओके, वंश फिफ्थ सिक्स में, हाँ। मीन सेवंथ क्लास तक सबको पता चल जाता है वाटर सप्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड क्लास में ओके, टू अर्ली वैसे फॉर एंगल्स। सिक्स क्लास में ओके। So BOC plus AOC 120 plus 60 180. So we can say that BOC and AOC are supplementary to each other. Easy है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप जल्दी जल्दी से ट्राई करके देखना। इफ द एंगल्स, ये दो एंगल्स दिए हुए हैं एक्स की टर्म्स में, इन ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जल्दी से करके बताओ। दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है, एंगल्स नहीं बताने। बताइए। कभी कभी मेरा मन करता है हिंदी लिखने का, डेट्स वाई मैं ही लिख रहा हूँ, आप इस पे ध्यान मत दो, आप सॉल्यूशन बताओ मुझे, आंसर बताओ। ओके आदित्य, ओके वंश। अच्छा, मैंने पिछली क्लास में कुछ के वो चेक किए थे, टाइम ड्यूरेशन। जब आप, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं बाद में उसको देखता भी हूँ, और उसमें देखता हूँ कि बच्चों की जो आंसर्स हैं वो कितनी जल्दी आए या फिर कैसे कैसे आए, उससे पता चल जाता है एक्चुअली बहुत बार कि जो आंसर दिया गया है वो कहीं से देख कर दिया गया है, या उसमें कैलकुलेटर का यूज़ किया गया है, या फिर वो यस नेट पे से सर्च करके दिया गया है। सो प्लीज़, अगर आप में से कोई भी ऐसा कुछ करते हो तो डोंट डू दैट, बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास है या फिर ट्यूशन क्लास है। यहाँ पे आपके आंसर्स मैटर नहीं करते मेरे लिए, आपके
आपके जो गलतियां हैं वो मैटर करेगी। सो आप जब किसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते हो, उसमें जो आपकी गलतियां होंगी वो मुझे पता लगे, दैट इज बेटर देन करेक्ट आंसर। ठीक है। आई डोंट नो द आंसर। सबने, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है एक आंसर, वो सही भी हो सकता है गलत भी। वंश एक बार चेक करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा बाकी बच्चों के आंसर से। ओके आदित्य, नो मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा बच्चे, इवन मैं आप में से किसी को भी नहीं बोल रहा, समझ लो। मैं सिर्फ एक जनरल बात बोल रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू कि यहाँ पर जो आप आंसर्स देते हो वो मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें आपकी, नहीं ये पीयूष जरूरत नहीं है, इसको मत नोट करो, ये तो आपको पता ही है सभी कुछ, है ना। सो यू डोंट नीड टू नोट दैट डाउन। ऐसे क्वेश्चंस की शीट आपको बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वो सॉल्व कर लेना, बट इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करना चाहो तो कर भी सकते हो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि इसकी जरूरत पड़ेगी। फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड के टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। वंश तुमने जो आंसर दिया है वो मैच नहीं कर रहा है बाकी बच्चों के आंसर से, सो एक बार चेक करके देख लो, इतने मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देता हूँ। हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, सो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके आदित्य, गुड। बट अगेन कर लिया करो नोटबुक पे भी। सो दोनों का सम 180 होगा, तो 5x प्लस 13x दैट इज 18x, 30 प्लस 6 दैट इज 36। 180 माइनस 36 क्या होता है, 180 माइनस 36 होता है 144। एंड 144 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे, नो यश, 18 से डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर 8 डिग्री। यस, सो आंसर इज 8 डिग्री। बहुत सारे बच्चों ने 8 डिग्री आंसर दिया, डेट इज करेक्ट। वंश तुमने कहाँ गड़बड़ करी, देख लो, पता चल गया होगा, आई होप। ऐसे ही किया था, करा तो ऐसे ही था, मिस्टेक कहाँ पर हुई चलो बताओ, सम में या सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में। मिस्टेक पता होनी जरूरी है कि कहाँ पर हुई। ठीक है, आंसर तो आप चेक कर ही लोगे, आंसर करेक्ट भी पता चल जाएगा, बट यू शुड नो कि कहाँ पर। 180 लेना भूल गए बच्चे, 180 लेना तो जरूरी है, उसी से तो होगा, सप्लीमेंट्री है तो। चलो आगे चलते हैं, ये इजी क्वेश्चंस हैं, ये मैंने बस एक प्रैक्टिस के लिए दिया था। ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, ये इसको इग्नोर कर दो, बाद में कर लेना। आप इस क्वेश्चन को लिख लो, हम अभी नहीं कर रहे, इसको आप बाद में कर लेना। वैसे आप ऐसे ही बता सकते हो इसका आंसर मन में करके, जैसे आदित्य ने कहा, आप इसको मन में करके बता भी सकते हो, बट अभी मत बताओ, इसको लिख लो, करके देख लेना। एट्थ क्लास का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स का, वन वेरिएबल का। 3 2 5, 180 को 5 से डिवाइड करोगे तो हाँ 36 आ जाएगा, और 36 को फिर एंगल्स से मल्टीप्लाई करोगे रेशियो से, तो आपको एंगल पता चल जाएंगे। चलो अब आते हैं दूसरे पेयर ऑफ एंगल्स पर, जो थोड़े और इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हम वो पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑल। सबसे पहले आता है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है चलो बताओ। बाइसेक्टर का मीनिंग ये होता है, आप दो वर्ड सुनोगे क्वेश्चंस में, बाइसेक्टेड एंड इंटरसेक्टेड। दोनों डिफरेंट है, इंटरसेक्टेड में कोई चीज डिवाइड होती है लेकिन इक्वल हो ये जरूरी नहीं होती है, फाइन। बाइसेक्टर में इक्वल होनी जरूरी होती है। बाइसेक्टर का मीनिंग है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन यू सी इंटरसेक्टेड तो उसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे, बट व्हेन यू सी बाइसेक्टेड तो उसका मीनिंग होगा दोनों इक्वल हैं। लाइन को बाइसेक्ट कर सकता है, एंगल को बाइसेक्ट कर सकता है, कुछ भी। अगर एंगल बाइसेक्टर लिखा है कहीं पर, तो उसका मीनिंग है कि वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। जैसे कि इस फिगर को देखोगे तो इसमें एक एंगल बी ओ ए है, जिसको ओ सी बाइसेक्ट कर रही है। ये एंगल बी ओ ए है, एंड एक और रे है ओ सी, मीन्स ओ से स्टार्ट होकर सी पॉइंट तक कहीं जा रही है। तो वो अगर इसको बाइसेक्ट करेगी तो दोनों पार्ट्स कितने डिग्री के होंगे जरा बताओ। अगर मैं यहाँ पर ओ से सी तक एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो दो जो रिजल्टिंग एंगल्स होंगे उनकी मेजर कितनी होगी, यस 60 डिग्री ईच।
सो ऐसे केस में हम इसको, इस लाइन को एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, इस रे को। ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ ए। मीन्स ये इस पूरे एंगल को, बड़े एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है 60 डिग्री ईच। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? पता था एंगल बाइसेक्टर का तो आपको पता होगा, आई एम श्योर पहले भी बताया गया होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं फिर आते हैं एडजेसेंट एंगल्स शायद। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, चलो आप बताओ। यस आदित्य, बाइसेक्टर मींस इक्वली डिवाइडेड, एंगल बाइसेक्टर्स मींस टू इक्वल, और एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें कम से कम क्या हो, दो ऐसे एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। यस वंश, टू एंगल्स तो होंगे बट कैसे होंगे पीयूष? हम कब उन्हें एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे? नहीं, इसका 180 से कुछ लेना देना नहीं है आदित्य। इट कैन बी ऑफ एनी मेजर। ओके चलो लेट्स सी। सबसे पहले तो कॉमन वर्टेक्स ही होना चाहिए। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स मींस एक ही पॉइंट से जब दो एंगल्स बनते हैं, व्हेन वी हैव टू एंगल्स विथ सेम पॉइंट, तो उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अभी इसकी फिगर जैसी ये है, इसका राइट एंगल 180 से कुछ लेना देना नहीं है। अगेन ये जस्ट एक फिगर है जिसमें दो एंगल्स हैं, एक ये एंगल है और एक ये वाला एंगल है। दोनों का वर्टेक्स जो है मींस इनिशियल पॉइंट आप देखोगे तो कॉमन है, यहीं से स्टार्ट हुए हैं, दोनों एंगल्स यहीं पर बन रहे हैं ऊपर ही। सो इनको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। उसके बाद में दे हैव अ कॉमन आर्म। मींस देखो, हर एंगल की दो आर्म होती हैं, अगर दोनों आर्म में से एक आर्म, उनकी एक आर्म कॉमन है, मींस जो इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है, तो वो क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा। जैसे आपने देखा होगा रेक्टेंगल्स या पैरेललोग्राम्स या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, है ना? इनका वर्टेक्स तो सेम नहीं है, लेकिन फिर भी ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो आर्म है वो कॉमन है, वो इस एंगल में भी बन रही है और इस एंगल को भी बना रही है, तो कॉमन आर्म की वजह से इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्टेक्स ही कॉमन हो, अगर एक आर्म, एक लाइन भी उनकी कॉमन है तो उसको भी, उन दोनों को भी हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। उसके बाद में ये आर्म इसकी कॉमन है। थर्ड पॉइंट है, नॉट सेकंड, देयर नॉन कॉमन आर्म ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। हाँ, जो उनकी नॉन कॉमन आर्म होती है वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड में होगी। मींस
ये कॉमन आर्म है तो एक की आर्म दूसरी साइड होगी और एक की आर्म दूसरे डायरेक्शन में होगी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन आपको एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशंस लिखने को नहीं आएगी। इस फिगर में आपको एंगल एओसी और एंगल बीओसी ये दो एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं, और दो एडजेसेंट एंगल्स मिलकर एक बड़ा एंगल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये दोनों मिलकर एक बड़ा एंगल बीओए या एओबी बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में आते हैं, यस एक भी हुआ पीयूष, तीनों में से एक भी होने पर, तीनों होने पर नहीं, तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी अगर हो रही है तो वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर किसे बोलते हैं? व्हाट आर लीनियर पेयर? लीनियर से पता चल रहा होगा आपको, लीनियर मीन्स एक लाइन से रिलेटेड वर्ड है। लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं? यस, एक स्ट्रेट लाइन में, या ऐसे एंगल्स जो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। 180 नहीं बोलोगे वंश, क्योंकि यहाँ पर सपोज करो मैंने आपको तीन एंगल्स दे दिया, उनका सम तो 180 है, लेकिन वो लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। मेन थिंग इज कि ऐसे एंगल्स जिनको मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बने, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो यस 180 होगा, लेकिन 180 है तो स्ट्रेट लाइन होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है। सो मेन थिंग इज लीनियर पेयर में कि एंगल्स मिलकर लाइन बनाए। जैसे सपोज करो एक एंगल मैंने ये बनाया, फिर एक और एडजेसेंट एंगल बनाया ये रहा, फिर एक और एडजेसेंट एंगल बनाया ये रहा, फिर एक और एंगल बनाया ये रहा, फिर एक और एंगल बनाया ये रहा। अगर ये सारे एंगल्स मिलकर एक हाफ सर्कल बना रहे हैं, हाफ सर्कल का मीनिंग हुआ ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? ये एक, ये सभी एंगल्स क्या है? लीनियर एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर है। पेयर का मतलब दो होता है, तो हम दो एंगल्स को बोलते हैं लीनियर पेयर। लेकिन जब बहुत सारे हो तो हम इनको बोल देते हैं एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। कुछ टीचर्स इन सबको लीनियर पेयर लिखवा देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। मतलब लिख दोगे, अगर आपके टीचर बोल रहे हैं तो आप लिख देना, बट आपको लिखना ये चाहिए एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। हाँ बच्चे, यस 180 होंगे, इन सब का सम 180 होगा, ये भी 180 होगा। तो इनको हम सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं और इनको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। इनको सप्लीमेंट्री नहीं बोल सकते क्योंकि ये दो एंगल्स नहीं है, सप्लीमेंट्री में दो ही होते हैं। तो इनका सम भी क्या होता है? 180 ही होता है। लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है, या एंगल्स फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, इन सब का सम क्या होगा? 180 होगा। 360 क्यों होगा? स्ट्रेट लाइन पर 360 होता है या 180 होता है? हाफ सर्कल 180 का होता है, नॉट 360। यश, लीनियर मीन्स लाइन से रिलेटेड एंगल्स जो लाइन फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे एंगल्स जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, या एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। सो आपके टीचर्स जो लिखवाएं आप वो लिख देना, बट बहुत सारे अगर एंगल्स हैं किसी स्ट्रेट लाइन पर तो उनको हम लीनियर पेयर एक्चुअली नहीं लिखते हैं, हम उनको एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। बट बहुत सारे टीचर्स लिखवाते हैं तो मैं भी लीनियर पेयर ही लिख देता हूँ। बट आपको पता होना चाहिए कि वो लीनियर पेयर, पेयर में हम सिर्फ दो एंगल्स को काउंट करते हैं। इफ द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फ्रॉम अ लाइन फॉर्म अ लाइन, तो उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। जैसे कि ये दो एंगल्स हैं बीओसी और एओसी, अगर इनकी नॉन कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म तो कौन सी होगी? ये होगी, ये कॉमन आर्म है और ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब इनकी नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तो इन दो एंगल्स को हम लीनियर पेयर बोलेंगे। और इनका सम क्या होता है? 180 होता है। मेन थिंग आपको ये याद रखना है कि लीनियर पेयर का सम 180 होता है,
ठीक है। जब भी आप रीजन में लिखोगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा रीजन, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रीजन मेन थिंग है। अगर आप रीजन नहीं लिखोगे स्टेप्स के आगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। तो इस केस में ये दो एंगल्स हैं, दोनों मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सो ये कैसे एंगल्स हैं? लीनियर पेयर। उसके बाद आते हैं नॉन कॉमन आर्म। यस, जो कॉमन नहीं है, अभी एडजेसेंट एंगल में पड़ी थी ना। नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अगर वो दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं तो वो क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। कॉमन आर्म तो नहीं बना सकती स्ट्रेट लाइन, मतलब होगी बट नहीं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, चलो बताओ इसके बारे में आप लोग मुझे। ये फॉर्म कब होते हैं, बनते कब हैं? हाँ, जब दो लाइन क्या करती हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा तब फॉर्म होते हैं जब दो लाइंस क्या करती हैं? उड़ती हैं या डांस करती हैं? यस आस्था। यस उत्कर्ष, काइंड ऑफ। यस वंश, यस तन्वी। नो तन्वी, नॉट बाइसेक्ट का मतलब तो दो इक्वल पार्ट्स में बांटना हुआ, जरूरी नहीं है बाइसेक्ट ही करें। आप दूसरा वर्ड यूज करोगे विच इज इंटरसेक्ट। ठीक है। दो लाइंस कैसे भी एक दूसरे को अगर क्रॉस करती हैं, मींस इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्ड टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट फॉर्म होते हैं उस कॉमन पॉइंट पर या मीटिंग पॉइंट पर। और इसमें क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि दोनों इक्वल होते हैं, है ना। ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। दिस वन विल बी इक्वल्स टू दिस वन एंड दैट वन विल बी इक्वल्स टू दैट वन। सो इफ, याद रखना हमेशा स्ट्रेट लाइंस ही इंटरसेक्ट करेंगी तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ऐसे नहीं कि कुछ थ्री लाइंस एक दूसरे से मिल रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही बट मिल रही हैं, उस केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म नहीं होंगे। सो वी हैव दीज टू लाइंस ए बी एंड सी डी। ये दोनों वो पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा? चलो एंगल्स के नाम बताओ, विच एंगल विल बी इक्वल्स टू विच एंगल? ये रहा बी ओ सी। दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू ए ओ डी एंड ए ओ सी इज इक्वल्स टू बी ओ डी। क्लियर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगेन आपको एंगल तो पता है और एंगल आपको याद भी रहेंगे। इनको आपको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो आपको देखना पड़ेगा। कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, चलो हम इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहे हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं। मैं जिस मेथड से क्वेश्चन करूंगा उसी मेथड से आप करो, ये जरूरी नहीं है। आप किसी और प्रॉपर्टी से कर सकते हो, मैं किसी और प्रॉपर्टी से। वो देखने के ऊपर बात है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी को देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, और मैं किस प्रॉपर्टी को। दैट्स द ब्यूटी कि क्वेश्चन को रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। और उसमें आप, कई बच्चे आप बताओगे भी मुझे कि सर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, और मैं आपको बोलूंगा यस कर सकते थे। हो सकता है आपका मेथड मेरे से इजी हो, ऐसा भी हो सकता है। नो, आंसर्स कभी भी मेथड चेंज करने से आंसर्स कभी भी डिफरेंट नहीं आते हैं वंश। किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में आप कोई भी मेथड यूज करो, अगर आपने सही मेथड यूज किया है, सही कैलकुलेशन करी है, तो आंसर हमेशा सेम रहेगा। आंसर कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। यस पंच, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं बट आंसर सेम होगा। सेम थिंग्स गोज विद प्रूव वाले क्वेश्चंस। कि आप कोई भी प्रॉपर्टीज यूज करो, मेन थिंग है आपको प्रूव करना है कुछ भी। तो प्रूव करने के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, बस
याद यही रखना है कि वो प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में दी हुई हो और वो आपकी क्लास से रिलेटेड हो या एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप 11th क्लास की कोई प्रॉपर्टी यूज करके आप अपना 9th क्लास का क्वेश्चन प्रूव कर रहे हो। नो, वो नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं कौन से एंगल्स। पैरेलल लाइन के एंगल्स सभी को पता है, पैरेलल लाइन के एंगल्स वो तो आपने किए हुए हैं। वो चलो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले करेंगे, बट उनको पढ़ लेना। एक्सरसाइज 6.1 है, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको गिवन एंड टू फाइंड या टू प्रूव को लिखना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि आपके क्वेश्चन में से जो इंफॉर्मेशन आपके यूज की है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कई चीजें आपको सामने दी हुई होंगी, जैसे कि यहाँ पर मेजरमेंट्स दी हुई हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होंगी जो आप यूज कर सकते हो बट वो सेंटेंसेस में हिडन है। जैसे यहाँ पर साफ दिखा है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपके पास कैसे एंगल्स होंगे इस फिगर में, आप बता सकते हो। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आप कैसे एंगल्स को देख सकते हो। वंश पहले इस पे कंसंट्रेट करो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये आपके कान की इंफॉर्मेशन हो सकती है। यस, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नोट करने हैं आपको। सो पहले हम गिवन टू प्रूव लिखेंगे या गिवन टू फाइंड, और साथ में बनाएंगे फिगर। यहाँ पर फिगर क्वेश्चन में दी हुई है, मैंने यहाँ पर बना दी है, और क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो। वी हैव टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहले आप इसी को ध्यान कर लो कि यू हैव टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, एंड ए ओ डी जो होगा वो बी ओ सी के इक्वल होगा। तो ये आप गिवन में लिख सकते हो, that angle AOC equals to angle BOD, vertically opposite angles, and angle BOC equals to angle AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपने काम की इंफॉर्मेशन को साइड में रफ में लिखते रहना, या फिर उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में गिवन में लिख सकते हो। फिर उन्होंने बोला है ये एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, ये आगे तक नहीं जा रही है, ये बस यहीं तक है। तो आप यहां से देख सकते हो ये सारे एंगल्स मिलकर 180 का एंगल बनाएंगे, है ना। दे आर लीनियर पेयर या एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। यस और नो, क्या ये तीनों मिलकर 180 का एंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। यस, और नीचे वाले दो एंगल भी 180 का एंगल बनाएंगे, लीनियर पेयर हैं। बच्चे आप करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, सो बेटर है आप समझ लो पहले। आता है तो अच्छी बात है, स्टिल। सो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो आपको लिखना है, जो फाइंड करना है वो भी आपको लिखना है, ये जरूर लिखना है। फिगर एंड ये दो चीजें आप नहीं लिखोगे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में तो आपके हाफ मार्क 1 मार्क कट सकते हैं, अगेन बता रहा हूँ। सो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताया गया है कि ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। सो एंगल ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल होगा। ए ओ सी विल बी इक्वल्स टू बी ओ डी। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये रीजन लिखने जरूरी है, अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो भी आपके मार्क्स कटेंगे। और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है, बीओडी है 40 डिग्री का, तो बी एओसी भी कितने का हो जाएगा? 40 डिग्री का। ठीक है, ये समझ में आ गया। जो नए नए बच्चे कर रहे हो उनसे पूछ रहा हूँ, जिन्होंने किया हुआ है या जिनको आता है वो अच्छी बात है। ये एंगल 40 डिग्री का क्यों आया ये समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अब इसके आगे हम यूज करते हैं एंगल ऑफ। हमें दिया हुआ है एओसी प्लस बीओई कितने का है? 70 डिग्री का, है ना। एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री का है।
बट एओसी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 40 डिग्री। तो हम यहाँ एओसी के प्लेस पर 40 डिग्री पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास बीओई की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। सो फर्स्ट आंसर इज हियर, बीओई की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। देखो कोई भी एंगल रिफ्लेक्स अगर आपको निकालना है तो आपको उसका ऑपोजिट एंगल सीओई फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मुझे रिफ्लेक्स एंगल सीओई मीन्स ये पूरा बड़ा एंगल फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स का मीन्स बड़ा वाला जो 180 से ज्यादा का है, उसे फाइंड आउट करना है, तो मुझे उसके लिए 360 में से छोटे सीओई को माइनस करना पड़ेगा, एक्यूट सीओई को, एक्यूट या ऑब्ट्यूस जो भी होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये सीओई फाइंड आउट करने के लिए मैं लीनियर पेयर का या एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा हूँ। आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो। एंगल एओसी प्लस एंगल सीओबी, ये दो एंगल्स, ये दो एंगल्स कितने के हैं, 180 डिग्री के। ठीक है, ये वाला एओसी एंड बीओसी लीनियर पेयर है। मार्क करके दिखाऊं? चलो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एंगल AOC, this one, प्लस एंगल COB, ये बड़ा वाला बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये दोनों मिलाकर देखो हाफ सर्कल बना रहे हैं, तो ये कितने के होंगे, 180 के, जिसको हम लिखेंगे लीनियर पेयर। फाइन। उसके बाद में हम स्प्लिट करना स्टार्ट करेंगे जो जो हमें चाहिए। सीओबी को हम लिख सकते हैं, सीओबी किस किस से मिलकर बनाए, सीओबी मिलकर बनाए सीओई प्लस ईओबी से, एडजेसेंट एंगल्स। ये बीओसी या सीओबी बड़ा एंगल था जो यहाँ पर हमने लिखा था, इसको हमने स्प्लिट कर लिया फर्दर पार्ट्स में जिनकी हमें वैल्यूज पता है, सीओई प्लस सीओबी में। अब एओसी और बीओई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। एओसी प्लस बीओई की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है 70 डिग्री, तो एओसी और बीओई के प्लेस पर हमने 70 लिख लिया, जिससे हमारे पास सीओई आ गया कितना, 110 डिग्री। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई। रिफ्लेक्स मींस 180 से बड़ा वाला। तो रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें हमेशा 360 में से उसका एक्यूट या ऑब्ट्यूस एंगल माइनस करना पड़ता है। सो रिफ्लेक्स एंगल सीओई प्लस सीओई, आप यहां से अगर इसको मार्क करके देखोगे, ये वाला सीओई जो छोटा वाला सीओई है और बड़ा वाला सीओई, ये दोनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 360 डिग्री का एक कंप्लीट एंगल। तो हमने वही लिखा है, एंगल सीओई प्लस रिफ्लेक्स एंगल सीओई इक्वल्स टू 360 डिग्री, दिस वन एंड दिस वन। और हमें सीओई की वैल्यू पता है, वो हमने यहाँ पुट कर दी, विच इज 110, जिससे हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल सीओई आया कितने का, 250 डिग्री का। यही है हमारा आंसर। अब इसको एक बार आप देख लो, आई एम गिविंग यू 5 minutes टू नोट दिस डाउन एंड प्लीज रिलेट ईच एंड एवरी स्टेप विद फिगर, फिर मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
एओसी और ईओबी को लीनियर कहाँ लिखा है बच्चे आदित्य? कहाँ है एओसी और ईओबी? बेटा ये जूम आउट जूम इन नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी जूम इन और जूम आउट। ये वो नहीं है, वीडियो नहीं है। 40। आप बताओ 40 कहाँ से आया? कहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी 40? श्रेयस, खुद देखो और बताओ कि 40 कहाँ पर था। यहाँ पर आया ना। इसके ऊपर वाले स्टेप देखो। इसके ऊपर वाले स्टेप देखो। एओसी बीओडी के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बीओडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 डिग्री का है, तो एओसी भी कितने का हो गया? 40 का हो गया। टू स्टेप में पता चला कि 40 कहाँ से आया। एओसी एंड सीओबी को लीनियर पेयर नहीं लिखा था आदित्य। एओसी, सॉरी, एओसी और बीओई को नहीं, सीओबी को लिखा था। ओके। मेरे बात क्यों नहीं कर पाओगे बच्चे? आपको मैंने फिर से बोला कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है और जो आपको फाइंड आउट करना है, उनके बीच में रिलेशन बनाना सीखो। कि जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप गिवन इंफॉर्मेशन से या गिवन फिगर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। पहले इजी क्वेश्चन स्टार्ट करो, बाद में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पर आना। ये इजी ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट्स थे, दैट्स वाई ये थोड़ा लेंदी है और आपको मुश्किल लग सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है वो इजी होंगे, छोटे छोटे होंगे, तो आई एम श्योर उससे आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। वंश, बट मेन की यही है कि आपको गिवन और टू फाइंड या टू प्रूव में रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा, या रिलेशन खुद से मन में बनाना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। अगर आपने वो करना सीख लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। अगर वो नहीं करना सीखा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। उस केस में आप फिर क्या करोगे, एग्जाम टाइम से पहले रटना स्टार्ट कर दोगे, जो कि आपके लिए मुश्किल होगा और जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी नहीं होगा। सो ज्योमेट्री पार्ट में मेन की यही होती है कि आप हर क्वेश्चन को कम से कम तीन तीन चार चार बार करके देखो। वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करते हो उस क्वेश्चन की या उसी टाइप के क्वेश्चंस की बुक में से। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत करने की कोशिश करना। पहले बुक के क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स ट्राई करके देखो। तो जहां पर प्रॉब्लम आती है वो पूछा करो बच्चे कि सर मुझे इस स्टेप में प्रॉब्लम आई। और अगर क्वेश्चन पूरा ही नहीं आता है तो मैंने आपको बोला था आप रिकॉर्डिंग्स देखो, फिर से समझो। क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में जो समझाऊंगा वही मैं दोबारा से आपको, अगर आप पर्सनली पूछोगे तो भी वही बताऊंगा। तो वाई टू वेस्ट टाइम। आप रिकॉर्डिंग देखो जब भी आपको टाइम हो, उसमें से देखकर आप अपने स्टेप को क्लियर करो। उससे स्टेप को ही क्लियर नहीं हो पाता है कि ये वाला स्टेप मुझे नहीं पता चला कि कहाँ से आया, तो आप मुझसे पूछो कि सर इस क्वेश्चन में ये स्टेप मुझे नहीं पता चला। उसको नोट डाउन करो क्वेश्चन को और उस स्टेप को मार्क करके मुझे भेजो। तब मैं आपको बताऊंगा कि वो स्टेप क्यों नहीं आया। ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस ही बचा सकती है। आप जितना ज्यादा फिगर्स को देख के खुद एनालाइज करोगे उतना ज्यादा आपको इजी लगती जाएगी। बहुत मुश्किल होती है ज्योमेट्री, आई नो। जिसको अलजेब्रा अच्छा लगता है उसको ज्योमेट्री अच्छी नहीं लगती, मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी पर्सनली। बट जब समझ में आने लग जाती है धीरे धीरे, और हमें ये पता लगना शुरू हो जाता है कि हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको कैसे यूज कर सकते हैं, जो गिवन फिगर है उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाते हैं। और वो फिर इस तरह से आता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसमें किसी ना किसी तरह से दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे। उसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो किसी न्यू टाइप का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का मतलब यही होता है कि आप एनसीईआरटी में से पूरे तरीके से इसके बेसिक समझ चुके हैं
और आप इतने कैपेबल हो चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप उसमें पूरे तरीके से उसका पोस्टमार्टम टाइप कर सकते हो और उसमें से अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की करोगे उतना ज्यादा आपके लिए इजी होता चला जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखना, अभी तो देख लो समझ लो, रटना नहीं, याद नहीं करना कि सर ने ये करा था। आप दूसरे मेथड से ट्राई करके देखो, हो जाएगा दूसरा भी मेथड कोई ना कोई इसका जरूर होगा। सो ट्राई टू फाइंड आउट दैट। दूसरा मेथड एज इन पूरा का पूरा कंप्लीट दूसरा नहीं, कुछ स्टेप्स में ऐसे होंगे, जैसे मैंने कुछ और एंगल्स यूज करे, आप कुछ और एंगल यूज करके देखो। यहाँ पे आपको कंप्लीट एंगल कुछ और दिख रहा है, आपको उसको यूज करो, कोई और रिफ्लेक्स एंगल दिख रहा है उसको यूज करो। ट्राई टू डू दैट, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं। जब करते हो तो फिर उसमें जहां पर फंसते हो वो बताया करो, ठीक है, जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है वो पूछो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। ये एक लाइन है और इसको दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एक्स ओ वाई एंड देन वी हैव एम ओ एन। वी हैव दीज टू लाइंस, ये हैं लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ओ पर इंटरसेक्ट करनी है तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं पेयर, ठीक है। ऑल्सो आपको दिया हुआ एक लाइन है पी ओ वाई जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। पी ओ से ओ वाई 90 डिग्री का एंगल, दिस वन इज 90 डिग्री का एंगल, ये वाला। और ये दो एंगल्स आपको दिए हुए हैं रेशियो में 2:3, ए बी। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी, ये पूरे एंगल की। तो पहले आप देखो रिलेशन, हमें सी फाइंड आउट करना है। सी का रिलेशन देखो, बी से अगर देखोगे तो बी और सी मिलकर कैसे होंगे, लीनियर पेयर होंगे या नहीं होंगे? चलो बताओ, बी एंड सी मिलकर लीनियर पेयर होंगे? यस, होंगे। तो अगर मुझे बी की वैल्यू पता चल जाए तो मैं सी को निकाल सकता हूँ 180 में से माइनस करके। अब बी की वैल्यू देखते हैं किससे रिलेटेड है, बी और ए, और साथ में ये तीसरा एंगल 90 डिग्री का जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इनका क्या रिलेशन है? बी, ए एंड दिस 90 का एंगल, इन तीनों का क्या रिलेशन है? इन तीनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये तीनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, यस, लीनियर पेयर। तो हम पहले क्या करते हैं, 180 का यूज करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी तो हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन था, स्टार्ट हमने कहाँ से किया, सी से ही किया, और उसे लाकर हमने 90 पर खत्म कर दिया। 90 से वो कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम गिवन टू प्रूव या टू फाइंड लिखेंगे, जो जो गिवन है, जो जो फाइंड करना है। जब रेशियो में दिया होता है तो आपको पता है क्या करना है, आप इसके आगे एक्स लगा लोगे, है ना। ए इज टू बी 2:3 है, तो हम ए की वैल्यू 2x ले लेते हैं और बी की वैल्यू 3x ले लेते हैं। अब ए प्लस बी प्लस दिस 90, ये तीनों एंगल मिलकर 180 के होंगे, है ना। पी ओ एक्स, दिस एंगल पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई, ये दोनों मिलकर 180 के होंगे, लीनियर पेयर है। और पी ओ एक्स किस किस से मिलकर बना हुआ है, देखो पी ओ एक्स ए एंड बी से मिलकर बना हुआ है। तो हम पी ओ एक्स के प्लेस पर ए और बी की वैल्यूज पुट कर सकते हैं। बी प्लस ए प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, बी ए एंड ये 90। पी ओ वाई की वैल्यू 90 है, क्वेश्चन में दी हुई है, और पी ओ एक्स ए और बी से मिलकर बना है। ए और बी की वैल्यू पुट करी 3x प्लस 2x, और ये 90 इधर चला गया,
तो 5x इक्वल्स टू 90 आया और x की वैल्यू कितनी हो गई 18। हमें सिर्फ b की वैल्यू पता करनी है क्योंकि b और c का रिलेशन है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू एक्स दैट इज 54। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई 54 और b एंड c मिलाकर 180 डिग्री के आ गए। b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट b प्लस सी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। b प्लस सी 180 डिग्री हो गया। b की वैल्यू हमने 54 कैलकुलेट की थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी 54 और c की वैल्यू आ गई 180 माइनस 54 दैट इज यस करेक्ट 126। अब आप देखो इसमें हमने कैसे रिलेशन प्रूव किया। हमें जो पता करना था पहले हमने उसे देखा। हमें क्या पता करना था c की वैल्यू। तो मैंने c की वैल्यू को देखा कि c की वैल्यू a से या b से या 90 से कैसे रिलेटेड है। तो मुझे पता चला कि c b से कनेक्टेड है क्योंकि c प्लस बी किसके इक्वल है 180 के। यस अब b की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी यानी कि b की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ b प्लस ए और प्लस ये 90 का एंगल तीनों मिलाकर कितने के हैं 180 डिग्री के हैं। इसका यूज करके b और a की वैल्यूज यहाँ से पुट करके मैंने b की वैल्यू फाइंड आउट करी और b और c का रिलेशन यूज करके मैंने फिर c की वैल्यू फाइंड आउट करी। सो आप रिवर्स ऑर्डर में जो आपको फाइंड आउट करना है उसका रिलेशन बनाना स्टार्ट करो गिवन वैल्यूज से। आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यही इस इन क्वेश्चंस को करने का तरीका है। अगर आप रटना नहीं चाहते तो मुश्किल होगी, डिफिकल्ट लगेगा, कंफ्यूजिंग भी है और न्यू भी है आपके लिए। लेकिन करना आपको ऐसे ही पड़ेगा बिकॉज आगे जाके और भी चैप्टर्स है जिसमें इसी टेक्निक का आपको यूज करना है। सो बेटर है अभी से स्टार्ट कर दो। यू हैव होल ईयर, अभी काफी टाइम है। ये मत सोचना कि हमारे तो आगे एग्जाम है तो हम पहले उसकी तैयारी कर ले, नहीं, आपको रटना नहीं है। यस टफ है लेकिन करना तो पड़ेगा बच्चे। डोंट वरी, अभी नाइन्थ में 10th में आके बस ज्योमेट्री का एक ही चैप्टर रह जाएगा, बाकी सब फिर अलजेब्रा ही है। दूसरा मेथड नहीं बच्चे, दूसरा मेथड आप खुद बताओगे मुझे। उससे कोई आपको मदद नहीं मिलेगी वंश। MOX और NOY से आपको कोई खास मतलब नहीं होगा, वो फिर भी दोनों 180 के ही आएंगे। वो तो आप यहाँ पे दोनों को लीनियर पेयर ले लो या ये वाला B के इक्वल होगा तो B और C इन दोनों को 180 ले लो, एक ही बात है। तो वो कोई दूसरा मेथड नहीं है, बट आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से भी B प्लस सी 180 है तो हम क्यों वर्टिकली अपोजिट एक और लाइन एक्स्ट्रा लिखें। ये भी इसके B के इक्वल आ जाएगा तो यहाँ भी B प्लस सी 180 है। हाँ ऐसा कर सकते हो आप अगर चाहो तो। लेट मी शो यू। पहले आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ये 3x और 2x के बाद में ये आ गई 54 बी की वैल्यू। ये एंगल बी है तो ये भी बी होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन सभी का सम, सारे एंगल्स का सम मिला के कितने का होगा 360 का होगा। उससे कर सकते हो बट अगेन आप क्यों इसको यूज करोगे जब आपका आंसर सिर्फ बी प्लस सी करने से आ रहा है। तो क्यों आप एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस 90 इक्वल्स टू 360 रख के क्यों इसको यूज करोगे। डिफरेंट डिफरेंट बच्चे डिफरेंट क्यों करना है आपको। बिल्कुल हो सकता है, हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ डिफरेंट मेथड हो सकता है। अगर ध्यान लगाओगे तो शायद निकल भी आए, लेकिन मैं तो नहीं करना चाहूंगा डिफरेंट मेथड बिकॉज मुझे ये इजी लग रहा है। और मैं आपसे भी फिर कहूंगा जो मैंने 10th वाले से कहा था कि आप किसी भी मेथड से करो। मेथड एक तो आपकी बुक का होना चाहिए, मीन्स जो आपने आज तक किया है 9th तक, आप 8th का भी यूज कर सकते हो 7th का भी। लेकिन मेथड ऐसा होना चाहिए जो सेफ हो। सेफ का मतलब है ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने गिवन मेथड से।
आपको अपने सॉल्यूशन से इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। बच्चे फंसते तभी हैं जब ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगेन, आप ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल्स यूज करोगे, आपका लॉस होगा। और मेथड हमेशा एक ही यूज करना है। आप ये मत सोचना कि मैंने पिछले एग्जाम में इस मेथड से करा था, चलो इस एग्जाम में मैं दूसरे मेथड से करता हूँ। नो, प्लीज यूज ओनली वन मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आपको मेथड्स पता होने चाहिए, लेकिन आप यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही करोगे। आपके ही परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो करके देख सकते हो। यूज डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स फॉर ईच क्वेश्चन, बार बार करके देखो। एंड देन उसका रिजल्ट क्या होगा वो आप देखिएगा। कैसे पता चलेगा, ये तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा बच्चे। ये एंगल कौन सा एंगल है, मीन्स कुछ एग्जांपल देके बताओगे? इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दो मुझे। एंगल पी ओ वाई लिखा है तो वो तो आप फिगर में देख सकते हो, पी ओ वाई ही है। एंगल एम ओ पी ही होगा। तो फिगर से आपको पता चल जाता है। एंगल ए कैसे? ये तो बुक में बच्चे उसमें ही दिया हुआ है, फिगर में, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एंगल ए यही है ना? ये तो फिगर में, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। दिस एंगल इज ए। अगर बुक में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। लीनियर पेयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 में लीनियर पेयर काम आएगा, हाँ। ठीक है, जो नहीं दिए हुए हैं वो अभी आपको पता चल जाएंगे। वैसे पता, आप फिगर जब बनाते हो ना, खुद ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा एंगल कौन सा है। उसमें आपको खुद आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सर हमें कैसे पता चला ये एंगल है। जब आप क्वेश्चन करोगे आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। एक और द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर two angles are equal and we need to prove this. एंगल्स की नेमिंग बहुत ध्यान से देखना प्लीज, कि कौन से एंगल की बात हो रही है। कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ। लेकिन ध्यान से देखना, मेरे कंफ्यूज होने से मैं तो उसे करेक्ट कर लूंगा, बट एग्जाम में आप कंफ्यूज होगे तो वो आपको अफेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। गिवन और टू प्रूव में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कई बच्चे क्या सोचते हैं, सर हमें क्या पता कि ये गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यूज इंग्लिश की जो आपकी नॉलेज है। इफ दीज एंगल्स आर इक्वल देन प्रूव करो ये। ठीक है? तो गिवन पहले लिख लो, प्रूव लिख लो, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो अगेन आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन क्या है? पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। पी क्यू आर, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, है ना? और आपको पता क्या करना है, पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। तो दोनों में ही कॉमन चीज क्या है, कि दोनों पेयर कैसे हैं, लीनियर पेयर है। यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर कोई नहीं है श्रेयस। यहाँ दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं, सो वर्टिकली अपोजिट को भूल जाओ। हर जगह वर्टिकली अपोजिट नहीं लगेगा। यहाँ पर आप देखोगे कि इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है। इसी को हम यूज करेंगे टू प्रूव दिस एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। लेट मी क्लियर दिस। एंगल पी क्यू एस, दिस वन, एंड पी क्यू आर, दिस वन, ये दोनों लीनियर पेयर हैं 180 डिग्री के। फाइन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, चलो ये भी बता देता हूं, आप पूछ रहे हो तो।
हमें एंगल पी क्यू एस को इक्वल लाना है पीआरटी के किसी भी तरह से। अब दोनों को इक्वल लाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि हम इक्वल कैसे ला सकते हैं। इक्वल लाने के लिए मैं देखूंगा कि ये दोनों का सम भी 180 है, ये दोनों का सम भी 180 है। मीन और 180 180 के इक्वल होता ही है। तो इस 180 के प्लेस पर मैं इन दोनों को पुट कर दूंगा और इस 180 के प्लेस पर मैं इन दोनों को पुट कर सकता हूँ, जिससे कि ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। सो आपको पहला काम क्या करना है कि इनको इक्वल लाना है। इक्वल लाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। पी क्यू एस एंड पी क्यू आर का सम 180 है, लीनियर पेयर है, एंड ऑल्सो पी आर टी प्लस पी आर क्यू का सम भी 180 है। अब दोनों ही अगर 180 के इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस 180 के प्लेस पर मैं इसे पुट कर सकता हूँ या इस 180 के प्लेस पर मैं इसे पुट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताओ। ये फिफ्थ चैप्टर अगर किसी ने पढ़ा है यूक्लिड्स वाला, ये तो आपको पता होगा कि थिंग्स विच आर सेम इक्वल टू अनदर थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है पी आर क्यू के इक्वल है। पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। आपको पता है इक्वेशन में अगर दो वैल्यूज इक्वल होती हैं, सपोज मैं लिखा x+2 इक्वल्स टू y+2, मैंने आपको दिया कि टू टू के इक्वल है तो टू से टू हम कैंसिल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। ये दोनों इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, तो हम इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इनको कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर आ गया एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। अगेन जहां भी आप कुछ अपनी तरफ से कर रहे हो उसका रीजन जरूर देना है। क्वेश्चन में गिवन है, लीनियर पेयर हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, वॉट एवर इट इज यू विल हैव टू मेंशन एवरी डिटेल। अगर आप सोचोगे कि जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं तो नो यूज, आपके उस सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। आंसर्स मुझे भी पता है, उन टीचर्स को भी पता होंगे, सॉल्यूशन भी पता होंगे। दे डोंट वांट योर सॉल्यूशन इनकम्प्लीट सॉल्यूशंस, दे डोंट वांट ओनली आंसर, दे वांट टू सी कि आपको स्टेप्स पता है या नहीं पता है। ठीक है। पी क्यू आर एंड पी आर क्यू दोनों, मैंने दोनों ही बोले श्रेयस, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों को कैंसिल आउट कर दिया गया। क्वेश्चन 4 में ये लिखकर छोड़ दें, नहीं ऐसे नहीं छोड़ना है वंश, लिखकर कुछ नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन 4। आज बस इतने ही, हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि ज्यादा आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब आपका काम क्या होगा